नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति अपन ने हंसते खेलते पूरा पढ़ लिया है और अब आ गए हैं अपन प्रधानमंत्री पढ़ने पे। ये क्लास भी साथियों एज इट इज आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे प्रश्न बनते हैं लेकिन कई बार हम गलतियां कर लेते हैं, तो एक बार पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। प्रधानमंत्री के अंदर क्या प्रक्रिया चलती है, सारा ही बहुत सारगर्भित तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये क्लास भी आपको हाथों हाथ याद हो जाए। तो आज की इस क्लास में अपन प्रधानमंत्री की पूरी प्रक्रिया, इनसे संबंधित और मुख्य प्रधानमंत्री से संबंधित जो फैक्ट है, जो अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें भी याद करेंगे। तो अभी तक राष्ट्रपति वाली आपातकालीन शक्तियां वगैरह सब करवा दी है। पॉलिटिकल काफी कुछ अपन ने पढ़ लिया है और अब बहुत कम बाकी है। इसके जैसे ही अपनी भारत वाली पूरी हो जाती है तो राजस्थान वाली शुरू कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से साथियों सेकंड ग्रेड का कोर्स लगभग अब आप मान के चलें कि सेकंड ग्रेड का कोर्स 90% के करीब पहुंच चुका है अपने इस चैनल पर, बिल्कुल निशुल्क। सारी क्लासेज निशुल्क 90% तक पहुंच चुका है और बहुत जल्दी से अपन 100% में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि सेकंड ग्रेड जीके की यदि बात करें, साइकोलॉजी को अगर छोड़ दे तो ठीक है, कोशिश मैं करूंगा कि साइकोलॉजी भी आपको करवा दी जाए, ठीक है ना, वो परिस्थितियों के ऊपर है। लेकिन जैसा आपको मैंने क्लासेस शुरू करते समय बताया था, जितना मैं संकल्पित था, तो इसका मतलब यह है कि अपन इस संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और धीरे धीरे दिन ब दिन गुणवत्ता भी बढ़ती जा रही है। आप लोगों के पास में बेहतर कंटेंट पहुंच रहा है और अब आप लोगों को खुद स्थिति का पता चल गया होगा कि हमारी स्थिति कितनी सुधार हुआ है या क्या हुआ है। जो भी चलिए, अब तारीफ खूब हो गई अपनी, ठीक है भाई। दुनिया नहीं करे अगर तो आप कर लेनी चाहिए, लेकिन वैसे आप लोगों का तो सहयोग मिलता ही है। चलिए साथियों, प्रधानमंत्री पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि अपन ने उसके अंदर क्या पढ़ा है कि कार्यकारी शक्तियों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति को माना गया है, ठीक है ना। यानी कि सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है। यानी कि शक्तियां सारी या कार्य जो अमल में जो लाई जाती हैं चीजें, वो प्रधानमंत्री चाहता है, वही चीज होती है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, साइन, ठीक है ना, सिग्नेचर करना पड़े, जरूरी मजबूरी है, ठीक है। तो यहां अब समझते हैं अपन प्रधानमंत्री को। तो क्या है, संसदीय शासन की दूरी है साथियों, क्या है, प्रधानमंत्री। संसदीय शासन से मतलब है संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, मंत्रियों से संबंधित सारी चीजें, ठीक है। तो संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आ गया इसके अंदर। तो इनकी जो मुख्य दूरी है, यानी कि राज कौन करेगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। पीएम का पद ब्रिटेन से लिया गया है साथियों। संसदीय प्रणाली है, मंत्रिमंडल है, ये सारी चीजें जो है ब्रिटेन से अपने ली गई है, ठीक है ना। एकल नागरिकता है वगैरह, ये सब। मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। अब इस पे समझना, यहां पे एक शब्दों का फेर है सिर्फ, ठीक है ना। यहां लिखा है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। और यहां पे यही शब्द चेंज होगा, यहां पे बदल जाएगा संसद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद कहे, हालांकि मंत्रिपरिषद का गठन भी राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा ही किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति जी के सलाह के लिए, उनके सहयोग के लिए काम करती है, लेकिन असल में वो प्रधानमंत्री जी के लिए काम करती है, ठीक है। तो यहां पे ये समझना है कि मंत्रिपरिषद संसद से मतलब मंत्रिपरिषद नहीं है, सीधी बात तो ये है। मंत्रिपरिषद वो चुने हुए मंत्री होंगे जो जैसे कि इसमें 15% वाला प्रावधान है, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री जी के अंडर में सारी ये जो है मंत्रिपरिषद ये कानून बनाने और ये सारा काम उनको अमल में लाना वगैरह, ये सब मतलब मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। तो यहां पे साथियों समझना यह है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन है, पीएम है। और संसद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। संसद से तात्पर्य फिर हो गया आपके लोकसभा, राज्यसभा, ये सब। इन दोनों के बीच की कड़ी है लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो, मंत्रिपरिषद संसद नहीं है, क्योंकि संसद में तो बहुत सारे आपके लोकसभा सदस्य खूब होते हैं, राज्यसभा सदस्य भी होते हैं, लेकिन सब मंत्रिपरिषद में तो शामिल नहीं होते। मंत्रिपरिषद में तो चुनिंदा सदस्य ही शामिल होते हैं, ये अंतर है इसमें, ठीक है। लोकसभा में साथियों बहुमत दल का नेता, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है वह प्रधानमंत्री बनता है। सामान्य बात यही है। तो मान लो बहुमत नहीं है किसी के पास में, तो भी यदि उनको चुना जाए तो उन्हें क्या करना होगा, बाद में बहुमत हासिल करना होगा।
ये जरूरी है, हासिल करना जरूरी है, नहीं तो फिर वैसे ही सरकार गिर जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा के अंदर बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अपने राष्ट्रपति जी द्वारा। लेकिन ये राष्ट्रपति जी की विवेकीय शक्ति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जी अपने विवेक से, समझना इस बात को, राष्ट्रपति जी को विवेक, यूं कहे राष्ट्रपति जी क्या वो भलो आदमी है? गौरव सिंह भलो आदमी है, गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री बना तो नहीं बना सके, भले राष्ट्रपति जी विवेक कह दे पर नहीं बना सके। बनाना किसको पड़ेगा, बहुमत दल के नेता को ही बनाना पड़ेगा, यानी कि वही बनेगा, ठीक है। राष्ट्रपति जी के यहाँ चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये विवेकीय शक्ति नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, अभी मैं आगे की स्लाइड में आपको समझाने वाला भी हूं। इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति जी ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने विवेक को काम में ले सकते हैं जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे कई सारी सिचुएशन अभी अभी में हुई है, जब स्पष्ट बहुमत नहीं है तब राष्ट्रपति जी जो है कि भाई एक आदमी कह दे कि आप इसके लिए मैं आपको योग्य समझता हूं, आप बहुमत हासिल करो या साबित करो तो आप प्रधानमंत्री। ये चीज जब विवेकीय शक्ति आ जाती है, विवेक यानी अपने विवेक के आधार पे भला आदमी है इन्हें बना था, ठीक है, तो वो विवेक बाद में आता है, पहले विवेक नहीं रहता है, बहुमत दल का है नेता वही बनेगा बस। तो ये विवेकीय शक्ति यहां पर नहीं है। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात, क्योंकि थोड़ा देसी भाषा का तड़का होता है ना, वो अच्छा कर लेता है काम। पीएम यानी प्रधानमंत्री सूर्य की भांति है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर जी के कथन, अंबेडकर जी का कथन है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना, एक कोटेशन अनुच्छेद 74 क्या कहता है, 74 कि राष्ट्रपति के सलाह व सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। अभी बताया अपन ने बात की कि मंत्री परिषद जो है उसका गठन भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति जी के पसंद वाले आदमी नहीं, आदमी तो अपने प्रधानमंत्री जी के पसंद वाले ही होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सिफारिश चलेगी यहां काम। तो मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, कि इनका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। कुल मिला के घुमा फिरा के बात जो है प से पावर और प से प्रधानमंत्री के पास ही आएगी, ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 75 के अंदर मंत्रियों संबंधी प्रावधान है, या फिर आप ये कह दो कि प्रधानमंत्री का जो प्रावधान है, नियुक्ति वगैरह सब कुछ, उनके शक्तियां वगैरह सब, वो सब इसमें है। लेकिन 75 एक स्पेशल ध्यान रखना जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे मोटे मोटे पर 75 के अंदर, क्योंकि मंत्रियों के अंदर प्रधानमंत्री आ गया, मंत्रियों में प्रधान है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री आ गया। तो यहां पे मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया तब याद करवाया था, यदि याद हो तो, कि 25, 50, 75, 100 और 75 में प्रधानमंत्री, यानी कि बराबर टुकड़ों में बांटना है, 25, 50, 75, 100 और 75 में प्रधानमंत्री, इस तरीके से आपको याद करवाया था। तो 75 में प्रधानमंत्री है और 75 एक, ठीक है, ये चीज यहां पे साथियों आपको याद करनी है। तो चलिए पहली स्लाइड आपको याद हो चुकी है, बधाई हो। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मंत्री जो है साथियों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग प्लेजर कहा जाता है, ठीक है ना, प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक, मतलब एक सम्मान देने के लिए ये शब्द है कि प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, ठीक है ना। मंत्री जो है सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, लेकिन हकीकत बात यह है कि जब तक वो विश्वास के, मतलब जब तक वो बहुमत उनके पास में है लोकसभा के अंदर, वो विश्वास हासिल किए हुए हैं, तब तक वो कार्यरत रहेंगे ही, ठीक है। प्रधानमंत्री जी नहीं हटा सकते, राष्ट्रपति जी नहीं हटा सकते, ठीक है। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री का कह दो चाहे मंत्रियों का कह दो, ये कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देखो सलाह किसने दी भाई, मंत्री परिषद में लेने, इनको सलाह कौन दी, प्रधानमंत्री जी गई कि हाँ चको चाहिए, मको चाहिए, डेबो चाहिए, वो चाहिए, सब चीजें, ठीक है। तो ये सबको ले लो और ये मेरी मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति जी इस पे साइन करो, राष्ट्रपति जी के लाओ भाई, अब साइन करना अधिकारियां, और साइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना, यही है। और नाम किसका हो गया भाई, सील लगी, उनका नाम हो गया कि राष्ट्रपति जी ने सील लगाई। ये देखो राष्ट्रपति जी ने मंत्री परिषद का गठन किया है, किसने किया है, राष्ट्रपति जी। बड़ा अनुकूल भेजियो पीएम साहब, ये बात है साथियों। यहाँ पे मतलब एक एक चीज आपके समझ में बैठ गई ना, तो आप न सिर्फ पेपर में बल्कि जब भी ये टॉपिक पढ़ोगे तो याद करोगे कि हाँ किसी ने समझाने का प्रयास किया था। भाई समझ में आया नहीं आया वो मैं नहीं कह सकता, मैं घोल के नहीं पिला सकता, मेरी इतनी ताकत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि
चाहे कोई मेरे जैसा मंदबुद्धि बालक भी पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में भी अच्छे से ये चीजें बैठ जाए। ठीक है, यही कोशिश, और यही कोशिश आप लोगों की दुआएं देती है बस। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, समझना, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जी के प्रति है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो, मंत्रिपरिषद रूपी जहाज एक साथ तैरती है, वो एक साथ डूबती है, ये कहा है लॉर्ड मार्ले ने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है साथियों कि ये जो भी मंत्रिपरिषद में मंत्री है वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। मतलब ऐसा है कि एक डूबेगा तो सब डूबेंगे, एक तैरेगा तो सब तैरेंगे। यानी किसी एक के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सभी को त्याग पत्र देना पड़ेगा। एक के खिलाफ भी पारित हुआ है तो सभी को त्याग पत्र देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, ऐसा बिल है जिस पर लगभग सारे मंत्री परिषद वाले सारे सदस्य एग्री हैं कि हाँ भैया ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, कि गौरव सर की क्लासेस चल रही है, ये सब्सक्राइब होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई एक विरोधी है कि नहीं मैं तो नहीं चाहता, नहीं होना चाहिए, तो वो वहां पर उनके विपरीत वोटिंग नहीं कर सकता, वहां पर वो त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है ना, तो त्याग पत्र दे सकता है। लेकिन यदि एक के खिलाफ भी अविश्वास पारित हो जाता है तो फिर सारे मंत्रियों को त्याग पत्र देने पड़ते हैं। यानी कि एक डूबा तो सब डूबे, एक बचा तो सब बचे, वो वाला सिद्धांत है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया है तो 20 सेकंड बैक करना, वापस समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए बेनिफिट है ऑनलाइन क्लास का। नहीं तो ऑफलाइन में तो फिर मैंने बोला मैं ही भूल गया। ठीक है, ऑनलाइन में हमेशा रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ गुरुजी ने क्या बोला था। कट्टे पकड़ना है, गुरुजी आपने ये बताया, कई बार मैं गलती कर देता हूं, आपने तो ये बताया है, कमेंट आते हैं। ठीक है, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति जी की विवेकीय शक्ति नहीं है। वही बात आई है जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बता दी, विवेकीय शक्ति नहीं है। लेकिन किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर राष्ट्रपति जी विवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां पे राष्ट्रपति करता है लिखा मैंने, क्षमा कर देना राष्ट्रपति जी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। यहां पे राष्ट्रपति करते हैं कर देना। ठीक है, कि फ्लो में उजिया करें, तो यहां पे क्या करेंगे आप, इसको मिटा देते हैं। सम्मान देना जरूरी है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। नहीं क्या ध्यान पड़ियो कि राष्ट्रपति जी बुला दे अपन कि कहीं भाई रहे यहाँ की कण कहवे कि राष्ट्रपति करता है, नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है जब बहुमत किसी के पास प्राप्त नहीं है तो वो चीज है। ठीक है ना भाई, एक जना ने कह दियो कि भैया आप बहुमत साबित करो, आप प्रधानमंत्री, ये वाली चीज समझ में आ गई। चलिए, मंत्री समझना, मंत्री या प्रधानमंत्री दोनों के लिए एक ही बात है। ठीक है, मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। और मान लो सदस्य नहीं है उस समय, तो क्या मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता? होना जरूरी है वैसे, ये बात है। लेकिन यदि उस समय नहीं है तो भी बन जाएंगे, लेकिन उस समय नहीं है तो भी बन जाएंगे। लेकिन यदि मंत्री बनते समय सदस्यता नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी अनिवार्य है, वरना त्याग पत्र देना तैयार है, वरना इस्तीफा जेब में रखो, देना पड़ेगा यदि 6 महीने में आपने सदस्यता ग्रहण नहीं की है। सदन के चाहे किसी भी सदन की कर लो, है ना, उच्च सदन की कर लो चाहे निम्न सदन की कर लो, लेकिन सदस्यता ग्रहण करनी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसको सदस्यता ग्रहण करनी जरूरी होती है। ज्यादातर वैसे लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के भी रहे हैं वैसे, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टिव शब्दों के अंदर आपको सारगर्भित चीज समझाने के लिए लिखी है, तो इसको हल्के में मत लेना साथियों। ठीक है, ये निचोड़ है, इसको ही निचोड़ कहा जाता है। अब देखो, 91वां संविधान संशोधन 2003 सही है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या पीएम सहित 15% होगी। ठीक है, जितने सदन के सदस्य हैं उसकी 15% होगी। अधिकतम, न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं है, संविधान इस बारे में मौन है। न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं है, अधिकतम 15% होगी। लेकिन ये जो है साथियों लोकसभा और विधानसभा दोनों में काम करती है। ठीक है ना, लोकसभा में भी ये और विधानसभा में भी, यानी कि राज्य और
केंद्र दोनों के लिए है। तो राज्यों के अंदर यानी कि विधानसभा में आ जाते हैं, तो मान लीजिए किसी विधानसभा जिसके अंदर सदस्य संख्या जो है वो 40 की है, ठीक है, 40 या 40 की कम की है, तो वहां पे जो है साथियों अधिकतम 12 तो होने ही चाहिए। फिर 15% तो फिर तो कम हो जाते हैं, 15 चौके 60, 6 ही होते हैं, है ना, तो फिर तो वो तो कम हो जाती है। तो अधिकतम 12 होने चाहिए, न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये अनुच्छेद पूछा जाता है, ये संशोधन पूछा जाता है, 91वां संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। अब देखो प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि भैया सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपके पास में नागरिकता जरूरी है, ठीक है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आप सिर्फ व्यक्ति है तो नहीं बन सकते, आपको नागरिक होना जरूरी है। व्यक्ति और नागरिक में अंतर बता रखा है ना, व्यक्ति विदेशी भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है, नागरिक जिसको भारतीय नागरिकता प्राप्त है, यानी कि आपने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रखी है तभी अरे भैया क्यों फोन करो रे, पढ़ान दो, तभी आप, अब देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, इसलिए ये फोन जो है गंदो कर दें। हाँ, आपके पास में भारत की नागरिकता होनी जरूरी है, ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं तभी आप प्रधानमंत्री भारत के बन सकते हैं, आप विदेशी हैं, आप प्रधानमंत्री भारत के नहीं बन सकते, ठीक है, तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, यह राष्ट्रपति के अंदर भी बताया है, ठीक है ना, आप पागल नहीं होने चाहिए। भाई पागल हो तो आप देश कैसे चलाओगे, आप दिवालिया नहीं होने चाहिए। भाई आपके पास में देश की जिम्मेदारी आ रही है, आप दिवालिया यदि हो गए तो बस दिवाली निकली बसे, ठीक है। तो यहां बहन बेटियों की प्रसिद्ध गाली के रूप में भी दिवालिया शब्द का प्रयोग लिया जाता है, हालांकि अपने यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका। तो दिवालिया मतलब ऐसा है कि कोई दिवाला निकाल देना, भाई किन बहुत सारा कर्जो लियोड़ो है और नहीं चुका सके तो दिवालिया घोषित कर दिया करें, ठीक है, लीगली वे अभी काम लीगलीकरण बाद में तो पुलिस प्रोटेक्शन और मिल जाए, कोई ठोक नहीं सके, कोई पीट नहीं सके और पया नहीं दे सके, वो तो क्या ठन गोपाल भैया अपर पड़े की नहीं है, अपा तो दिवालिया, तो बस बिना की कोई नहीं बिगाड़ सके, ठीक है। तो ये होता है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास में जिम्मेदारी है। और ये मतलब दिवालिया होना है एक तरह की बहुत, मतलब यूं कहो कि ढाकनी में नाक डुबाने नौबत जन दिवालिया हुई है, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष सामान्य है, सभी को ध्यान है। किसी भी सदन का सदस्य हो, नहीं है तो आपको बता दिया प्रावधान कि 6 महीने में भैया सदस्यता ग्रहण कर लेना, अल्टीमेटम 6 महीने का है आपके पास, ओके। कार्यकाल साथियों सामान्य तो 5 वर्ष, लेकिन सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये चीज मैं आपको समझा चुका। सामान्य तो 5 वर्ष, 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, आप सभी को पता है। और सैद्धांतिक रूप से कि भाई राष्ट्रपति जी ने राज्य रखा, भाई थे सर्वे सर्वा हो, महामहिम हो, राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत हम तो कार्य करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। चलिए साथियों, अनुच्छेद 78 के अंदर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से कह सकते हैं भैया संघ के संबंधित क्या क्या मामले हैं सूचना दो, हालांकि की मतलब कौन है, और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, यहाँ पे संविधान में उल्लेख यह है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति जी सूचना मांगे आपको देनी है, कर्तव्य है। कर्तव्यों का पालन कौन करता है कौन नहीं करता, ये कोई ठोस नहीं कि आप कर्तव्यों का पालन करेंगे ही करेंगे, नहीं तो आपको प्रधानमंत्री से हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कर्तव्य है और सामान्य प्रक्रिया के तहत ये चीजें चलती है। पीएम निम्न संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। एक तो नीति आयोग जो पहले योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना। अब ये पदेन सदस्य का, पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है कि भैया बाय वन गेट वन, ठीक है ना, ऐसे समझो। भाई मैं शुरुआत में तैयारी करता था ना, तो मेरे लिए पॉलिटिकल बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, तो मैंने सबसे पहले मतलब यूं कहो कि पॉलिटिकल में बहुत बढ़िया मेहनत की। मैंने इसलिए मेहनत की क्यों भैया ये कमजोर कड़ी है, ये अपन को ले डूबेगी, अपन दूसरी सारी चीजें कर लेंगे, राजस्थान कर लेंगे, ज्योग्राफी कर लेंगे, हिस्ट्री कर लेंगे, लेकिन पॉलिटिकल ले डूबेगी, क्योंकि पॉलिटिकल अपने बहुत कमजोर कड़ी रही है। बढ़िया तैयार करी इसको, है ना, ऐसी तैयार की कि अब आप लोगों को तैयार करवाने के काम में आ रही है। तो पदेन का मतलब क्या होता है कि बाय वन गेट वन, भाई एक पद आपको जो मिला है उसके साथ में आप इनके अध्यक्ष रहोगे, ठीक है ना, ये स्वघोषित है। तो इसको सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे कहीं शब्दावली आपको लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन समझने के लिए भाई शब्द में आपको पदेन ही मिलने वाला है, समझने के लिए कि भैया बाय वन गेट वन, तो अच्छे से समझ में आएगी चीजें। तो यहां पे ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय एकता परिषद, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इन सब का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष रहता है। चलिए
ये चीजें आप लोगों के, ये प्रधानमंत्री की जो आपकी प्रक्रिया जो समझनी थी ना साथियों, इन शॉर्ट अब भले प्रश्न मिला के आप अभ्यास करके देख लेना, आपको आनंद आएगा कि वास्तव में सर समझ में आ गया। और जिसको वास्तव में समझ में आया और जो वास्तव में पढ़ रहा है ईमानदारी से, उसके दिल से दुआएं निकले बिना रहती नहीं है। फिर वो आएगी, मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकता सभी के, यदि डालूंगा तो हजारों स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की वास्तव में दुआएं बहुत आती है, लेकिन मैं पढ़ता सभी को हूं। ठीक है, तो देते रहा करो, कहीं मना नहीं है। अब देखो प्रधानमंत्री अब तक के पीएम की ट्रिक, जलाई मोचीरा विच राव दे अमन की कौन है भाई। यूं समझ लो कि एक मंत्र दियो है गुरु जी, वो याद करना है कि जलाई मोचीरा विच राव दे अमन, बस मंत्र की तरह ही, और डायरेक्ट याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। फिर लाल बहादुर शास्त्री, भारतीय शांति के जनक कहा जाता है। फिर इंदिरा जी, इंदिरा गांधी। हाँ भैया, कहीं मैं गलत लिख दूं तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, दूसरों का भी भला हो जाए। फिर मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। फिर चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। फिर यहां ले लेते हैं अब इंदिरा गांधी, फिर से इंदिरा गांधी। फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में राजीव गांधी। फिर पूरा लिख दूं क्या, कई जना के साहब वो कौन हो तो कभी बनी हुई कौन, वीपी सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर चंद्रशेखर, युवा तुर्क चंद्रशेखर। फिर नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। फिर अटल जी, अटल जी लिख दूं क्या, है कर दीजिए, ठीक है। फिर यहां शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, मैं आपको पता है थोड़ा सा आलसी हूं, देवगौड़ा। फिर इंद्र कुमार गुजराल, यहां पे इंदिरा गांधी मत करना, यहां इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। इंद्र कुमार गुजराल। फिर से अटल जी, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। फिर मनमोहन सिंह जी, बहुत अव्वल दर्जे के अर्थशास्त्री, बहुत विद्वान। फिर नरेंद्र मोदी जी, और सभी जानते हो आप 56 इंच के सीने के कारण, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, और इनके कार्य बहुत रहे हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये है साथियों अब तक के प्रधानमंत्री जो बने, जलाई मोचीरा विचरावदई अमन, और इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये आपको याद हो गया, लेकिन आप करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रत रही आवत जाता है, सिल पर पड़त निशान, यानी कि याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हालांकि मन कोई सुभाष जी जीती सारनी आवे कौन है, सुभाष जी कांटेक्ट में तो रहा है, ठीक है ना, सुभाष जी जीती सारनी नहीं आवे, पर मजा मैं पूरा ही ले लूं तो भी, ठीक है। चलिए सुभाष जी है, सुभाष जी की वो होड़ है कौन पाऊं, ठीक है ना। चलिए अब देखो साथियों क्या है, राज्यसभा सदस्य रहते हुए पीएम कौन कौन बने, ये प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे 4 प्रधानमंत्री ध्यान में रखने जो राज्यसभा सदस्य रहते हुए पीएम बने। तो सबसे पहले आप याद रखें साथियों, मतलब याद रखने के तरीके के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना, कोई क्रम से कोई लेना देना नहीं है। इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, एचडी देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, ठीक है, और मनमोहन सिंह। देखो इंद्रदेव ने इंदिरा का मन मोह लिया, कितनी बढ़िया शानदार छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है, इंद्रदेव ने इंदिरा का मन मोह लिया। और इसी के साथ में आपको ये याद हो जाएगा कि भैया कौन कौन, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, अपने फ्यूज जल्दी उड़ जाते हैं, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना।
अब बात करते हैं, देखो भारत के पहले प्रधानमंत्री, देखो जलाई मोचीरा भी याद है तो भी आपके निकल के आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। एकमात्र पीएम जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे, तो पहले यदि राष्ट्रपति में भी पूछते हैं तो राजेंद्र प्रसाद पहले, और यहां पूछते हैं तो यहां पे भी पहले, यानी कि नेहरू जी, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल नेहरू जी, फिर से सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल। पहली बार अविश्वास पारित किनके रखा, किसके खिलाफ गया, तो यहां पे पारित नहीं है, ठीक है ना, नेहरू जी, वापस नेहरू जी, यानी कि पहले चार में, आपको पहले चार वाली लैंग्वेज में नेहरू जी ध्यान में रखने। प्रथम कार्यवाहक पीएम, साथियों पहले दो नेहरू जी की मृत्यु के बाद में, और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में भी ये रहे हैं, दो बार रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। पहले पीएम जिनकी विदेश में मृत्यु हुई कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद में मृत्यु हुई थी, ताशकंद समझौते के दरमियान ही, और संदेहास्पद मृत्यु थी। इनके शरीर पर बताते हैं, जांचों में पता चला कि चोट के निशान भी थे, ऐसी बातें सामने आती है, ठीक है ना। अब कैसे क्या हुआ वो कोई नहीं जानता, लेकिन स्वस्थ थे बिल्कुल, और अचानक से खबर आई कि शास्त्री जी नहीं रहे। जय जवान जय किसान वाले। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा जी, ठीक है, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। पंचायती राज का स्वर्ण काल रहा किसके समय, राजीव गांधी। युवा तुर्क के नाम से किसे जाना गया, चंद्रशेखर। युवा तुर्क से क्या मतलब है, यानी कि अपनी ही पार्टी में रहते हुए अपनी ही पार्टी की कई नीतियों का विरोध करना। हाँ हाँ भैया, वो कौन सा ही कौन है, वो कौन सा ही कौन है, यूं, ठीक है। तो इसे कहते हैं युवा तुर्क, ठीक है ना। बोलने की ताकत होनी चाहिए, विरोध करने की भी ताकत होनी चाहिए। प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन साहब, ठीक है, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना एक बार भी नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। इन्होंने संसद का सामना एक बार भी नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, सबसे कम कार्यकाल में साथियों ध्यान रखना है आपको, अटल जी, ठीक है, अटल जी का सबसे कम कार्यकाल रहा, अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन सरकार रही थी। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे, सबसे कम उम्र में मतलब प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, जिनकी उम्र सबसे कम थी प्रधानमंत्री बनते समय। सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने, सबसे ज्यादा उम्र के बने साथियों मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। और वर्तमान प्रधानमंत्री बताने की आवश्यकता नहीं है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी, ठीक है। हाय शाबाश। प्रधानमंत्री की क्लास, एक ही क्लास में शॉर्ट एंड स्वीट, देखो कितने समय की क्लास हुई है आपकी, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है इसमें, 30 मिनट हुए हैं, लगभग 30 भी नहीं हुए, है ना, 28 मिनट। अब जब मैं देख रहा हूं 28 मिनट हुए हैं, 28 मिनट में आपको पूरा ही याद करवा दिया है, ठीक है ना। अब इस 28 मिनट को आप 10 मिनट में भी बदल सकते हो, आप एकदम बढ़िया से समझ लिए हो, उसके बाद में आपको 5-7 मिनट ही लगना है रिवीजन के लिए, बस। ये तरीका है पढ़ने का, भले चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लो आप, आखिर में निकल के जो मक्खन आना है, जो सीधा काम में आएगा वो ये है, चाहे कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, ठीक है ना, मक्खन जो निकलेगा बाद में वो यही है। तो साथियों प्रयास तो यही है अपना कि सभी को, ये अंतिम स्लाइड आ गई, ठीक है, कि सभी को बेहतर तरीके से याद हो जाए, दिमाग में फिट बैठे। ये करने का सोचा था जब चैनल शुरू किया, तब ये सोचा था कि क्योंकि मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले मैं काफी सारे बैच कोचिंग में पढ़ा चुका था, और अपने नाम से स्टूडेंट लेते थे, क्योंकि ट्रीट टॉपर रहे हुए थे, तो काफी कोचिंग वाले फायदे उठाते थे। अपने भी उस समय बेरोजगार थे कि 2 पैसे की इनकम हो जाए, बढ़िया है, पढ़ाते थे। काफी सारे वो स्टूडेंट भी अभी पढ़ रहे हैं जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं यहाँ लोकल, ठीक है। तो अपना तरीका शुरू से ऐसा ही रहा है, यही तरीका रहा है मेरा, और वो सभी जानते हैं, और आप लोग भी देख ही रहे हो। तो मेरा उद्देश्य यही था चैनल पे आने का कि अपन सीमित दायरे में नहीं, थोड़े व्यापक दायरे पे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन एक उद्देश्य मेरा क्लियर था, एक मोटो क्लियर था कि मैं पेड क्लासेस कभी नहीं लूंगा,
यानी कि मैं न गौरव ज्ञान धारा से और मैं पेड क्लासेस मतलब लूंगा ही नहीं। जो क्लासेस आएगी चाहे कैसी आएगी, चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी रहेगी, चाहे मैं कम क्लासेस दूंगा, लेकिन मैं दूंगा निःशुल्क। बच्चों से क्लासेस के नाम पे अपन कभी कोई मतलब क्लासेस क्या कहीं कोई अनलीगल अपने कुछ भी बच्चों से ऐसा नहीं लेंगे। लेने को तो मतलब ये 1-1.5 साल में साथियों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते थे, जो कमा रहे भी हैं लोग कमाएंगे। लेकिन अपन ने भी कमाए करोड़ों, लेकिन अपने दुआएं ज्यादा कमाई, ठीक है ना। अपने करोड़ों कमाई है लेकिन करोड़ों दुआएं कमाई है। पैसों का वजन जो है उन दुआओं के आगे साथियों बहुत कम है। इसलिए ये प्रयास आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। तो जितने साथी आपसे पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपके परिचित हैं और पढ़ना चाहते हैं वास्तविक रूप से, तो उन्हें आप चैनल से जरूर जोड़ें, ताकि कहीं ना कहीं आपको अप्रत्यक्ष उनकी भी दुआएं मिलेगी, तो आपके काफी काम आएगी। जैसे दुआएं हमारे काम आती है वैसे आपके भी काम आएगी। तो कभी भी आप ये जरूर उनको निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये सर कभी भी आपको पेड कोर्स या क्लासेस जो है आपको ये नहीं कहेंगे कि आप भैया हमारा ये जो है ये पूरा सेकंड ग्रेड की क्लासेस वगैरह इसमें करवाएंगे, ये कोर्स ले लो। जहां तक कि टेस्ट सीरीज, यदि आप कहीं से भी डंके की चोट पर आप देख लेना कि लोग आपको जो अपन ने जैसे कि 55 रुपए के अंदर आपको पूरे सिलेबस, जैसे कि ये राजस्थान कला संस्कृति भारत और राजस्थान दोनों टेस्ट, कम से कम 70 से ज्यादा टेस्ट है और हर टेस्ट के अंदर 30, 35, 40, 50 तक प्रश्न है। ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई बेहतर गुणवत्ता के साथ में, और वो भी यूं है एक एक प्रश्न को तराश कर बनाया गया। कई लोग तो मतलब यूं होता है कि उन्होंने सीमित दायरे में पढ़ा हुआ और जब वो ये आता है तो कई सारे मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, सर उस टेस्ट सीरीज में ये गलत दे रखा है। जबकि हकीकत यह है कि वही सही है, लेकिन शब्दों को समझा नहीं गया और सीमित दायरे में पढ़ा था, लेकिन अब निकल के सामने मक्खन आया है सही, तो उसे थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में समय लगता है। तो यहां तक कि टेस्ट सीरीज भी विद्यार्थियों को यह वादा किया गया था कि आपको अभ्यास भी करवाएंगे हम, और वो भी बिल्कुल लागत मूल्य के अंदर। तो कहीं से भी आप ठोक बजा के देख लो, यदि एक जैसे ये 55 रुपए के अंदर एक जो टेस्ट सीरीज दे रखी है, इसी टेस्ट सीरीज की कई प्लेटफॉर्म यदि हालांकि ऐसी दी नहीं है किसी ने, यदि देते हैं तो आप मेरे पास काफी सारे मेल और कमेंट आए हुए पड़े कि सर हमने वहां से ली, वहां हमारे 800 रुपए लगे, 700 लगे, 1000 लगे, और उसके बाद भी वो चीज नहीं है जो यहाँ मिल पा रही है। ये मेरा सौभाग्य है हालांकि कि आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों के सहयोग से ही ये चीज कर पा रहे हैं, और भी अच्छा प्रयास करेंगे। और ये सारी चीजें यदि ये जो 55 और 41 के अंदर आपको दी है, यही चीजें अन्य प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपसे लेंगे, और वो लेते मेहनत लगती है इसके अंदर, वो बिल्कुल आपसे 1000-1500 रुपए तक भी इसमें ले लेते, क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अपन ने क्या फायदा नहीं रखा है, और सिर्फ बच्चों से उतना ही लिया जाए कि अपना उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाए, वो भी इसलिए ही किया है, नहीं तो ये भी नहीं करते। और एक कारण ये भी है कि थोड़ा सा कहीं से थोड़ी सी 50 रुपए भी यदि लग रहे हैं तो विद्यार्थी उसके प्रति सीरियस रहता है कि मेरे 50 रुपए इसमें लगे हैं तो मुझे ये पढ़ना है, इसलिए सीरियस रहता है। नहीं तो लेकर छोड़ देगा वो, नहीं तो क्या मुझे इसको पढ़ना है, मेरे 50 रुपए लगे हैं, तो इस उद्देश्य से भी वो पढ़ेगा, और कहीं ना कहीं पढ़ेगा तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। कहीं बस में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसके लिए पास में पढ़ने की एक सुविधा उपलब्ध हो जाती है। यही उद्देश्य है, बाकी कोई नहीं, दुनिया कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने प्रयास ऐसे ही जारी रहेंगे, क्योंकि न सिर्फ मैं चाहता हूं बल्कि 2 लाख से अधिक विद्यार्थी चाहते हैं कि ये प्रयास ऐसे ही अनवरत जारी रहे। तो ये ऐसे ही जारी रहेंगे साथियों। आप लोगों की दुआएं रही तो बहुत अच्छे प्रयास और भी करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।